अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है इस टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो कर रहे हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के ऊपर। ये जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, इसके तमाम टॉपिक्स को मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक नज़र देख लें और ये समझ लें कि इनमें क्या है और इनकी डिटेल आपको कहाँ मिलेगी। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का पहला टॉपिक था प्रॉब्लम ऑफ वॉर वूंड्स। इसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके ऊपर लिखा होगा, इस वीडियो के ऊपर लिखा होगा नंबर 1 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर वूंड। आप जैसे ही मेरे चैनल पे जाएंगे आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। हुआ क्या था कि पास्टर जो थे उन्होंने दुनिया को बताया कि आप लोग जो ये समझते हैं कि बीमारियां जो हैं वो ईवल स्पिरिट्स की वजह से, बदरूहों की वजह से होती हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि बीमारियां ना नज़र आने वाले जरासीमों की वजह से होती हैं। उन्होंने जरासीम डिस्कवर किया और उसके बाद साइंसदान इस कोशिश में उन्होंने बहुत सारे साइंसदानों ने पास्टर के नक्शे कदम पे चल के बहुत सारे जर्म्स को डिस्कवर किया, बहुत सारी बीमारियों के जर्म्स को डिस्कवर किया और ये भी डिस्कवर किया कि वो जर्म्स कहाँ से इंसानों में शिफ्ट होते हैं। फिर साइंसदान जर्म्स को मारने की कोशिश में लग गए। एक साइंटिस्ट थे लिस्टर। अच्छा, असल में लिस्टर जो थे वो एक सर्जन थे। उन्होंने क्या किया, लिस्टर एक सर्जन थे और उन्होंने जरासीम को मारने के लिए केमिकल एंटीसेप्टिक्स ढूंढ लिए। कार्बोलिक एसिड ढूंढ लिया। उन्होंने ढूंढ लिया कि कार्बोलिक एसिड को अगर इस्तेमाल किया जाए तो जरासीम को मारा जा सकता है। तो वो सर्जरी में इससे पहले क्या होता था कि जब भी किसी का ऑपरेशन किया जाता था तो जहाँ पर कट लगाया जाता था वहीं से ज़ख़म में पस पड़ जाती थी और ज़ख़म वहीं से ख़राब हो जाता था और करते करते पेशेंट की डेथ हो जाती थी। लेकिन लिस्टर ने एंटीसेप्टिक मेथड के ज़रिए पेशेंट की स्किन को कार्बोलिक एसिड से साफ़ करना, सर्जन के हाथों को, अपने हाथों को कार्बोलिक एसिड से साफ़ करना और अपने तमाम जो औज़ार थे ऑपरेशन थिएटर के और हवा और हर चीज़ जो जिससे पेशेंट को टच करना था उसको सब को जरासीम से पाक कर लेना ताकि जरासीम जिस्म के अंदर जा ही ना सकें। उससे ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना शुरू हो गए और जरासीम को अंदर जाने से एंटीसेप्टिक के ज़रिए से, कार्बोलिक एसिड के ज़रिए से रोक दिया गया। फिर जंग अज़ीम अव्वल यानी वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई और उसमें मसला ये था कि जरासीम पहले से ज़ख्मों में मौजूद थे। कोशिश की गई केमिकल एसिड्स जिस्म के अंदर दाखिल करने की, लेकिन उससे इंसानों की डेथ होने लगी और जर्म्स के ऊपर वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। तो फिर साइंसदानों ने अब इस चीज़ की ज़रूरत थी कि कोई चीज़ ऐसी इंसान के अंदर दाखिल की जाए जिससे जरासीम मर जाएं लेकिन वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान ना पहुँचे। मैस्टरकॉफ नाम का एक पास्टर का ही शागिर्द था। उसने इंसानों को आगाह किया कि इंसानों के अंदर नेचुरल डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट जर्म्स मौजूद है, जिसको नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी कहते हैं। उसको ल्यूकोसाइट्स, इनको ये वाइट ब्लड सेल्स पे मुश्तमिल है, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं और साइंस की ज़बान में इनको लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। ये सारे जिस्म में मौजूद होते हैं। जहाँ कहीं से जरासीम जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं ये सोल्जर्स की तरह उन पर हमला करके उनको मारते हैं। तो ये जो बात थी ये अर्ली ये प्रॉब्लम अब तक यहाँ तक आकर ये ठहर चुका था। दुनिया एक ऐसे नेचुरल एंटीसेप्टिक की तलाश कर रही थी जंग अज़ीम अव्वल के बाद से जिसको जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया जाए तो वो कार्बोलिक एसिड की तरह इंसान की डेथ ना करे बल्कि वो जरासीम को मारे और वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि मैस्टरकॉफ ने बताया था कि कार्बोलिक एसिड जो हम जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स को मार देता है और जब वाइट ब्लड सेल्स मर जाते हैं तो इंसान भी मर जाता है। यहाँ तक तो था जी प्रॉब्लम ऑफ वूंड कि अब एक ऐसा नेचुरल एंटीसेप्टिक यानी जरासीम को मारने वाली एक कोई कुदरती चीज़ तलाश की जाने लगी जिसको जिस्म के अंदर दाखिल किया जा सके। सेकंड इसका जो टॉपिक है वो है अर्ली लाइफ ऑफ फ्लेमिंग की इब्तदाई ज़िंदगी। फ्लेमिंग जो थे पहले 8 लोगों की फैमिली में सबसे छोटे से थे तो उनके फादर की डेथ हो गई। उनके भाई ह्यू ने सारा जो उनकी फार्म का काम है वो ह्यू ने संभाल लिया और उसके बाद इन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो अपनी विलेज स्कूल से हासिल की। उसके बाद डरवल चले गए, डरवल स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की। फिर इसके बाद ये किल्मार्निक एकेडमी नाम का एक सेकेंडरी स्कूल में दाखिल हो गए। उसके बाद जो है इन्होंने एक रीजेंट स्ट्रीट पॉलीटेक्निक नाम के स्कूल से इन्होंने स्किल्स
की तालीम हासिल की, क्लर्क के तौर पर काम किया। उसके बाद 20 साल की उम्र में इनको लेगेसी में विरासत में हिस्सा मिला, जो बहुत ज़्यादा तो नहीं था लेकिन इतना अच्छा ज़रूर था कि वो एक अच्छा प्रोफेशन जो है उसकी पढ़ाई कर सकें। इनका ब्रदर जो था थॉमस, वो पहले से आँखों का डॉक्टर था, लंदन में मौजूद था। उसके कहने पर उन्होंने इनको उन्होंने जो मिस्टर थॉमस थे इनके भाई, उनके मशवरे पर इन्होंने मेडिकल का प्रोफेशन इख्तियार करने का सोचा और सेंट मैरी मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। और उस वक्त लंदन में 14 मेडिकल स्कूल थे जिनमें से किसी के बारे में इनको कुछ पता नहीं था सिवाय इसके कि सेंट मैरीज़ का नाम उन्हें इसलिए पता था कि एक दफ़ा सेंट मैरी की वाटर पोलो टीम के ख़िलाफ़ इन्होंने मैच खेला था। सेंट मैरीज़ में एडमिशन लिया और उसके बाद वहीं पे डॉक्टर बन गए। और जब वहाँ पे डॉक्टर बने उस वक्त 1914 में जंग अज़ीम अव्वल जब चल रही थी तो वॉर वूंड्स का मसला जो है वो सामने आया। वॉर वूंड्स होती हैं कि जिसम में पहले से ज़ख्मों में पहले से ही पस मौजूद होती है और वो गल सड़ रहे होते हैं और इंसान को डेथ की तरफ ले जा रहे होते हैं। उसका कोई इलाज नहीं था और फ्लेमिंग इस मसले से उनका आमना सामना हुआ। उन्होंने इसी के जर्म के ऊपर जो वॉर वूंड्स जो ज़ख्मों में पस पैदा करने वाले जर्म्स हैं उनके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी। सर एल्मर्थ राइट की लेबॉर्ट्री में जो कि बोलोइन सर्मर में जर्मनी में है, वहाँ पर इस पर रिसर्च करते रहे। फिर सेंट मैरी हॉस्पिटल में जो स्कॉटलैंड में है वहाँ पर स्कॉटलैंड में वो रिसर्च करते रहे और अपनी लेबॉर्ट्री में। और एक दफ़ा और वो एक ऐसा एंटीबायोटिक तलाश करने की कोशिश करते रहे जो नेचुरल हो और जो जिस्म में दाखिल किया जा सके जरासीम को मारने के लिए, और वो नेचुरल डिफेंस सिस्टम ऑफ बॉडी यानी वाइट ब्लड सेल्स को कोई नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स की डेथ से इंसान की डेथ जो है वो हो जाती है। नेक्स्ट इसका टॉपिक, ये वाला जो टॉपिक है इसको बहुत डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया है, सिनोनिम्स, क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी इससे रिलेटेड आपके कुछ पैराग्राफ ऊपर नीचे करके दिए हुए हैं। फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ के पैराग्राफ को कोई कहीं है, मैंने आपको बड़े तरतीब से वो पढ़ाए हुए हैं। और टॉपिक है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अर्ली लाइफ, और उसके बाद है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लाइसोजाइम नंबर 3। आप इसको जब सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पढ़ो तो ये नंबरिंग को फॉलो करो। नंबर 1 वाला वीडियो पहले देखो, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के टॉपिक से रिलेटेड नंबर 2 वाली वीडियो बाद में देखो, फिर नंबर 3 वाली देखो। नंबर 3 वाली है लाइसोजाइम, और फ्लेमिंग ने एक ऐसा नेचुरल एंटीसेप्टिक जो है, एंटीसेप्टिक का मतलब जरासीम को मारने वाला, दरियाफ्त किया, लाइसोजाइम उसका नाम रखा। एक दिन उन्हें फ्लू हो गया, उन्होंने उस फ्लू के ऊपर रिसर्च शुरू कर दी, उसकी रतूबत लेके उसके ऊपर रिसर्च शुरू की और उन्होंने देखा कि इस नाक की रतूबत में एक ऐसा मादा मौजूद है जो जरासीम को मारता है और वाइट ब्लड सेल्स को नुकसान नहीं पहुँचाता। उन्होंने इसको लाइसोजाइम का नाम दिया और ये पहला नेचुरल एंटीसेप्टिक था जिसको जिस्म के अंदर दाखिल कर दिया जाए तो ये जिस्म को वाइट ब्लड सेल को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि ये जरासीम को मारता था। लेकिन इससे दवाई नहीं बनाई जा सकती थी, ये सिर्फ एक लेबॉर्ट्री सक्सेस बन के रह गया। फ्लेमिंग 1914 से आगे जंग अज़ीम अव्वल में 70 लाख लोगों की वॉर वूंड्स की वजह से जान चली गई। वॉर वूंड्स जो थे उनमें पहले से पस और जरासीम और वो जले हुए और बुरे हालात वाले वो वूंड्स थे और उनका कोई इलाज ना ढूंढा जा सका। और वर्ल्ड वॉर 1 में जो एक्सप्लोसिव थे उनकी वजह से जो वॉर वूंड्स आए वो उससे बड़े पैमाने पर तबाही हुई और 70 लाख लोगों की जान चली गई। और इस वजह से साइंटिस्ट जो हैं मुसलसल उस पर स्टेफिलोकोकस नाम के जर्म पे जो जरासीम को जो ज़ख्मों को ख़राब करता है, उनमें पस बनाता है, उस पर फ्लेमिंग और मुख्तलिफ साइंसदान इस पर रिसर्च करते रहे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन है। ये जो टॉपिक है इस पर मैंने एक 40 मिनट्स से ज़्यादा की वीडियो बनाई है। ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की वजह शोहरत पेंसिलिन की डिस्कवरी है। पेंसिलिन की डिस्कवरी जो है वो उसमें उसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली इस वाली जो वीडियो है डिस्कवरी ऑफ पेंसिलिन, इसमें 2 स्टेजेस जो हैं वो पहली 2 स्टेजेस कवर की गई हैं। पहली स्टेज में ऐसे था कि फ्लेमिंग जो है वो अपनी लेबॉर्ट्री में सेंट मैरी में स्टेफिलोकोकस पे काम कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने कल्चर प्लेट जिस पे स्टेफिलोकोकस नाम का जर्म उन्होंने उगाया हुआ था उसका ढक्कन उठाया और उसको अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी एग्जामिनेशन के लिए रखा, उसका मायना करने के लिए रखा, तो कहीं से कोई मोल्ड स्पोर जो है आम फंगस, मोल्ड वो फंगस होती है, वो फफूंदी होती है जो खाने वाली चीज़ों को लग जाती है।
और ये उनको खाने वाली चीज़, जब नमी वाला मौसम होता है तो खाने वाली चीज़ों पे जो फंगस जो फफूंदी लग जाती है, अगर कोई चीज़ थोड़ी देर तक पड़ी रहे तो उस पर फफूंदी लग जाती है, ये वाली, इसको मोल्ड कहते हैं। उसका कोई मोल्ड का कोई एक छोटा सा ज़र्रा जो है वो कोई एक स्पोर उड़ता हुआ फ्लेमिंग की खिड़की में से, लेबॉर्ट्री की खिड़की में से उड़ता हुआ आके कल्चर प्लेट पे ड्रॉप हो गया, गिर गया। और फ्लेमिंग ने देखा कि उस जहाँ पे वो गिरा वहीं पे जरासीम फौरी तौर पर मरना शुरू हो गए और उनकी ग्रोथ ख़त्म हो गई। फ्लेमिंग ने सारे काम एक तरफ रखे और ये था इसका पहला मरहला कि फ्लेमिंग को एक ऐसी नेचुरल चीज़ मिल गई जो स्टेफिलोकोकस को मारती थी, जो जरासीम को मारती थी, लेकिन वो अगर इंसान के जिस्म में दाखिल कर दी जाए तो इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। ये थी पहली स्टेज। और दूसरी स्टेज में फिर फ्लेमिंग ने उससे एक ऐसा एंटीबायोटिक सब्सटेंस बनाया, कि जिसको किसी इंसान को दिया जा सके। फफूंदियाँ तो आप पकड़ के आप किसी के मुंह में नहीं ना डाल सकते, और वो जहरीली भी हो सकती हैं और उनमें कोई इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते। उससे एक दवाई बनाने की ज़रूरत थी। सबसे पहले फ्लेमिंग ने यखनी ली, मीट ब्रॉथ, और उसके ऊपर इसी जो है फंगस को उगाया, मोल्ड स्पोर को उगाया। ये बिल्कुल ऊन के कपड़े की तरह उसके ऊपर उगा। जो एक हफ़्ते के बाद इसने और जैसे इसके ऊपर उगाया तो यखनी येलो कलर की हो गई। एक हफ़्ते के बाद यखनी के अंदर भी जरासीम को मारने की उतनी सलाहियत पैदा हो गई जितनी कि इस मोल्ड स्पोर में थी। और इस तरह से अगर किसी को यखनी पिलाई जाती तो उसको उसके अंदर से स्टेफिलोकोकस को ख़त्म किया जा सकता था। फ्लेमिंग को यहाँ पर ये सेकंड स्टेज भी कंप्लीट हो गई कि उसने एक ऐसा सब्सटेंस बना लिया जिसमें एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया को मारने की सलाहियतें मौजूद थी। और फ्लेमिंग जो है वो उनको पता चल गया कि उन्होंने एक नया एंटी बैक्टीरियल जो है वो ढूंढ लिया है, और उन्हें यकीन था कि इससे यकीनन कॉन्सेंट्रेट करके एक दवाई बना के दुनिया के लिए जो वो करना चाहते हैं वो करने में कामयाब हो जाएंगे। तो इस दूसरी स्टेज थी, लेकिन फ्लेमिंग ने खुद बहुत कोशिश की एक दवाई बनाने की, लेकिन चूँकि ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट का काम नहीं है, फ्लेमिंग बैक्टीरियोलॉजिस्ट है, ये केमिस्ट का काम है, इसमें बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। फ्लेमिंग उसके लिए ट्रेंड नहीं थे और उस टेक्नोलॉजी से फ्लेमिंग बिल्कुल आशना नहीं थे, इसलिए वो इसमें नाकाम हो गए। उन्होंने अपनी ये जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी है उसको अखबारों में पब्लिश करना शुरू कर दिया, और ऑक्सफोर्ड की एक टीम आई और उसने इससे जो है दवाई बनाना शुरू कर दी। तो यहाँ जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका पेनिसिलिन की डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन के बाद वो है ऑक्सफोर्ड टीम ने पहला काम ये किया कि इससे दवाई बनाए, पेनिसिलिन से दवाई बनाई, कॉन्सेंट्रेट किया पेनिसिलिन को, दवाई बनाई। और दूसरा काम ये किया कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की मदद लेके इसको मास लेवल पे प्रोड्यूस किया। 19 दूसरी जंग अज़ीम से 1941 में आई थिंक 1941 में पहली दफ़ा इंसानों के ऊपर पेनिसिलिन को अप्लाई किया गया और उनका इलाज किया गया। और उसके बाद 1943 में जंग अज़ीम दोम से एक साल पहले इसको आर्मी को भिजवा दिया गया। ब्रिटिश आर्मी जो कि अफ्रीका में लड़ाई कर रही थी उसको भिजवाया गया ताकि वहाँ पर जो आर्मी के लोगों को जो ज़ख़म आ रहे हैं जंग की वजह से उनका इलाज जो है वो किया जा सके पेनिसिलिन से। ठीक है, इस तरह से जो है ऑक्सफोर्ड टीम ने इसको दवाई बनाया। सर आपको मिल जाएगा, ये पेनिसिलिन वाला मिलेगा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। और ऑक्सफोर्ड टीम से रिलेटेड जो मिलेगा वो मिलेगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं और तमाम सिनोनिम्स भी और सारी चीज़ें जो राइटर हैं इसके पैट्रिक प्रिंगल जो उन्होंने डिस्कस की हुई हैं वो सारी मैंने इन लेक्चर्स में डिस्कस कर दी हैं। नंबर 6 पे है जी फ्लेमिंग इन लाइमलाइट। फ्लेमिंग जो है उस दूसरी जंग अज़ीम में वॉर वूंस उतनी तबाही ना मचा सके जितनी उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में मचाई थी। और पेनिसिलिन का सारे मेडिकल प्रोफेशन के लोगों को जो है वो और सारी दुनिया को पता था कि पेनिसिलिन जो है एक ऐसी दवाई है जिसकी वजह से लोगों की जानें बच रही हैं। हालांकि दूसरी जंग अज़ीम में पहली जंग अज़ीम से भी बड़ा जो है वो मास लेवल पर तबाही मचाई गई, लेकिन उससे लोगों की ज़ख्मियों की इतनी डेथ नहीं हुई क्योंकि पेनिसिलिन मौजूद थी। 1943 में पेनिसिलिन जो है वो मास लेवल पे बनना शुरू हो गई थी, पब्लिक लेवल पे बनना शुरू हो गई थी। इसलिए 1944 में जब जंग अज़ीम दोम यानी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई उस वक्त ज़ख्मों से वॉर वूंड से इतनी तबाही ना मची और बहुत बचत हो गई।
फ्लेमिंग जो थे उनके बारे में, पेनिसिलिन के बारे में हर कोई जानता था, लेकिन फ्लेमिंग के बारे में सिर्फ मेडिकल प्रोफेशन के लोग जानते थे। सर एंड्रयू राइट ने जो है वो एक लेटर लिखा टाइम्स न्यूज़पेपर को, और वह उसमें उन्होंने बताया कि पेनिसिलिन का जो है ईजाद करने वाला डिस्कवरर कौन है। और इस तरह फ्लेमिंग बहुत मशहूर हो गए। फ्लेमिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ की और मुख्तलिफ़ एजाज़ात की बारिश कर दी। यूनिवर्सिटियों ने उनको बुलाना शुरू कर दिया, पब्लिक मीटिंग्स में लोगों से मिलने के लिए और मुख्तलिफ़ फंक्शंस को अटेंड करने के लिए उनको सारी दुनिया से बुलाया जाने लगा, और उनको वो पब्लिक फंक्शंस अटेंड करने के लिए जाना पड़ता था। फिर लोग जो थे इनफरादी तौर पे भी फ्लेमिंग का बहुत शुक्रिया अदा करते थे कि आपकी वजह से हमारे बच्चों की जान बची, या आपकी वजह से हमारी जान बची। तो इस तरह से फ्लेमिंग बहुत मशहूर हो गए। लेकिन फ्लेमिंग इस लाइमलाइट में, इस शोहरत में खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी मुमकिन हो सका वो चुपके से अपनी लैब में वापस जाके अपनी रिसर्च के साथ जुड़ गए। उसके बाद है ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। ये आपको फ्लेमिंग इन लाइमलाइट, ये 6 नंबर की जो नंबर 6 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन लाइमलाइट, ये आपको मेरे चैनल पे या इस से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। और जो इसका लास्ट टॉपिक है वो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मोटिवेशन फॉर अदर साइंटिस्ट। तो फ्लेमिंग जो है उन्होंने दूसरे साइंसदानों को दूसरे एंटीबायोटिक्स तलाश करने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। साइंसदानों ने कुदरत में पाई जाने वाली जरासीम कुछ चीज़ें जो थी उनको ढूंढ कर उनसे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना शुरू कर दी। और उस वक्त जो सबसे खौफनाक बीमारी थी टीबी, उसका इलाज एंटीटॉक्सिन भी बिल्कुल फ्लेमिंग के नक्शे कदम पर चलकर ही साइंसदानों ने डिस्कवर किया। और इस तरह से एंटीबायोटिक्स जो हैं जरासीम को मारने वाली नेचुरल चीज़ें, उनसे दवाइयाँ बनने लगीं। और इस तरह से साइंसदानों ने फ्लेमिंग के तरीके पर अमल करके दवाइयाँ जो है मॉडर्न मेडिकेशन की, मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की या मॉडर्न मेडिसिन्स की बुनियाद रखी। ठीक है। और ये जो सारा आपको आज मैं डिटेल बता रही हूँ, ये आपको जो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एन ओवरव्यू का जो ये लेक्चर है, ये आज वाला लेक्चर है, और ये भी आपको जो है वो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और मैं सारे URL लिंक्स जो हैं इनके वो भी आपसे शेयर कर दूँगी। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी बाकी लिंक्स को ढूंढना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और आपको मेरे लेक्चर से फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं या जानने वाले हैं उन सब के साथ मेरी वीडियो का URL लिंक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।